हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल एमर्स अड्डा पे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है। ये क्या है? लेक्चरर की। किसकी? लेक्चरर की। जो राजस्थान स्कूल के जो 10+2 यानी इंटरमीडिएट के जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनमें लेक्चरर पद की वैकेंसी। तो हम इसमें देखेंगे अपने सब्जेक्ट को। कौन सा हमारा सब्जेक्ट है? आर्ट। कि इसकी क्या योग्यता है, इसके कौन कौन से पेपर हैं, इसके बारे में डिटेल आज हम डिस्कशन करेंगे। 18वें नंबर पे 18 नंबर पे क्या है हमारे? ड्राइंग के नाम से इसको निकाला गया है, ड्राइंग टीचर के हिसाब नाम से। अब इसमें क्या, टोटल 35 वैकेंसीज हैं। टोटल 35 वैकेंसी है, जिसमें कि जनरल जो अदर स्टेट के जितने भी हैं, अदर स्टेट यानी कि राजस्थान को छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट का कोई विद्यार्थी है, वो अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो 8, ये जो 8 वैकेंसी है इसी के तहत कर सकता है। कौन सी? ये 8 वैकेंसी। इसके अलावा ये जो वैकेंसीज हैं ये क्या है? रिजर्वेशन कोटा में, यानी ये रिजर्व कैटेगरी की है। और इसमें क्या है, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और उस योग्यताओं को, जैसे कुछ दिव्यांगजनों के लिए है, वहाँ के ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी इन कैंडिडेट्स के लिए है, महिलाओं के लिए कुछ आरक्षित सीटें हैं हर सब कैटेगरीज में। ये क्या है, केवल उन पे लागू होती है। तो जो क्या है, मूल निवासी हैं कहाँ के? राजस्थान के। लेकिन ये जो ऑल 8 वैकेंसी है, ये क्या है? ऑल इंडिया, देश का कोई भी नागरिक इसको क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 35। इसके अलावा इसकी ये क्या रही? ये तो वैकेंसी की डिटेल। अब हम आगे देखते हैं इसमें हमें योग्यता क्या चाहिए, यानी कि जो हमारा शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए। तो हमारा क्या है? 18 नंबर पे पद क्रम संख्या 18। इसमें क्या दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन ड्राइंग। क्या है? ड्राइंग में, यानी फाइन आर्ट वाला भी ड्राइंग में आता है। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वो क्या है? बैचलर इन फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, बीएफए और एमएफए की डिग्री देता है। तो उसमें क्या है? एमएफए, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और द क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट किसके? पोस्ट ग्रेजुएशन के। देरेटो बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब। और डिप्लोमा, या फिर डिप्लोमा किस में होना चाहिए? 4 या 5 ईयर का, यानी 4-5 साल का डिप्लोमा हो। किसमें? आर्ट्स में, फ्रॉम एनी स्कूल, किसी भी स्कूल से जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। क्या हो? यूजीसी या गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। या कॉलेज ऑफ आर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा। अब इसमें क्या है, ये जो रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट यानी कि स्टेट, यानी कि मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तब यानी कि आपके पास या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, किसमें? आर्ट के फील्ड में, फाइन आर्ट की हो, या फिर कोई भी आर्ट के फील्ड में, यानी कि इसमें या ड्राइंग में, आर्ट या ड्राइंग में। या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? आर्ट का, किसी भी स्कूल या कॉलेज ऑफ आर्ट से कितना? 4 या 5 ईयर, कम से कम 4 साल का होना चाहिए। क्या है? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि बीएड, तो इसमें बीएड के लिए कोई प्रावधान नहीं। आपके पास या तो पीजी डिप्लोमा हो, क्या हो? पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर डिप्लोमा हो, कम से कम 4 साल का। कम से कम क्या हो? 4 साल, 4 या 5 साल दिया, यानी कि मिनिमम 4 ईयर का। आपको बीएड की जरूरत नहीं है। जिस पोस्ट के लिए बीएड की जरूरत है उसमें क्लियर लिखा है। जैसे देखिए 1 से 11, 13, 15 के लिए जो दिया है इसमें लिखा है
डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएलएड या बीएड रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या है? एनसीटीई से बीएड या डीएलएड की या एजुकेशन का डिप्लोमा कंपलसरी है। जैसे इसमें भी दिया है डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन, फिर इसमें भी दे रखा है डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिस पोस्ट पे चाहिए उस पोस्ट को दे रखा है। तो हमने क्या देख ली, हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, वैकेंसीज कितनी है। इसके अलावा ये जो फॉर्म है ये कब से भरे जाएंगे, हाँ उससे पहले देख लेते हैं ये क्या है, पे लेवल 12। पे लेवल 12 ये जो राजस्थान सरकार की है, राजस्थान गवर्नमेंट का जो पे मैट्रिक्स है उसका लेवल 12 है। ये इसका लेवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो लेवल 12 नहीं है, ये लेवल 12 किसका है, राजस्थान गवर्नमेंट का। या फिर ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से लेवल में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल 8 पे आता है। L8 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 7th पे मैट्रिक्स है उसमें 8वें ग्रेड का है, यानी कि लेवल 8 की है। बट जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट है उसमें लेवल 12 में उनकी एक अलग से पे मैट्रिक्स है, उसके हिसाब से। आयु क्या है, आयु 1 जनवरी 2025 को कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष की होनी चाहिए। ये क्या जनरल कैटेगरी या अदर देन राजस्थान किसी भी कैटेगरी का हो, राजस्थान के जनरल कैटेगरी या अदर देन यानी कि जो राजस्थान के बाहर के किसी भी स्टेट के हों और किसी भी कैटेगरी के हों उनके लिए। इसके अलावा अगर जो राजस्थान का हो उनके लिए एज पर गवर्नमेंट रूल, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा के लिए 5 साल जो पुरुष हो, और जो फीमेल है उनके लिए 10 साल। इसके अलावा जो अनारक्षित वर्ग की फीमेल है, क्या है, जनरल कैटेगरीज की फीमेल, ये भी किसके लिए है, जो राजस्थान की हैं। ये नहीं कि यूपी के हैं और जनरल कैटेगरी के तो यहाँ पे नहीं, ये केवल जो राजस्थान की निवासी हैं उनके लिए, उनको 5 साल। और विधवा या परित्यक्ता यानी कि डाइवोर्स जिनका हो चुका है, ऐसी महिला है उनके लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। यानी कि ये कहाँ तक जाएंगी, 60 ईयर की जॉब है तो 60 साल इनकी एज यहाँ तक की हुई थी, इनकी कोई अधिकतम आयु की नहीं रखी गई है। इसके अलावा कुछ कैदी होते हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए अलग अलग योग्यताएं और उसके हिसाब से दी गई हैं। अब आते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में क्या है, चयन प्रक्रिया में इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इनके सिलेबस को भी हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं इसका क्या है, आवेदन। आवेदन ये 5 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिसंबर यानी पूरे के पूरे 30 दिन का टाइम दिया गया है आपको, 30 दिन। तो आप क्या है कि लास्ट टाइम का इंतजार ना करें, पहले हफ्ते को छोड़ के आप 2nd या 3rd वीक में ही, यानी कि अगर मान लेते हैं 5 को खुल रहा है तो आप 10 से 20 के 10 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में अपना आवेदन भर दें, क्योंकि कई बार बाद में सर्वर डाउन हो जाता है तो फिर दिक्कतें होती हैं, फॉर्म नहीं भरा जाता है, कभी कभी पेमेंट फेल होने लगते हैं। फिर इसका जो परीक्षा योजना है, इन्होंने बोला है कि हम बाद में इसको क्या करेंगे, विधिवत जो कि इसका डिटेल्ड वो है उसको देंगे, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। फिर जैसे ही इसका परीक्षा योजना आती है, पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम आएगा, फिर हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या है, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है, जनरल पेपर, जीएस का है, जो सबके लिए, सभी टीचर के लिए किसी भी सब्जेक्ट का हो सेम है। पेपर 2 सभी का क्या है, अपना अपना अलग होता है, जो जिस सब्जेक्ट का है उसके हिसाब से है, तो सारे क्या है, अलग अलग होते हैं। अब इसके अलावा देख लेते हैं हम ओटीआर के थ्रू, इसमें पहले ओटीआर कर रहे हैं, उसके हिसाब से डैशबोर्ड में जाके आप लॉगिन करके फिर डैशबोर्ड से जाके, शुल्क क्या है, 600 रुपये जनरल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए जो वहाँ के हैं या अदर देन राजस्थान है उन सब के लिए 600 रुपये।
अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है, टोटल 450 मार्क का है, 450 मार्क्स का है, जिसमें पेपर 1 कितना 150 मार्क का और पेपर 2 300 मार्क्स का। कितना है, पेपर 2 300 मार्क का। अब पेपर 1 क्या है, जनरल स्टडी, ये 1.5 घंटे का होगा। इसमें क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। फिर इसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल यानी +2 इंटरमीडिएट लेवल का है, सॉरी 10th लेवल का, मैथमेटिक्स 10th लेवल की, और लैंग्वेज एबिलिटी हिंदी और इंग्लिश में आपको लिखना पढ़ना और समझना आना चाहिए। ठीक, इसका भी टेस्ट लिया जाएगा। फिर करंट अफेयर्स भी आएंगे। इसके अलावा जनरल साइंस, कुछ जो हमारे आसपास के जो जिसमें साइंस के यूज होते हैं उन सबको, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, सबसे बड़ा चीज देखिए, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। ये नहीं कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड जियोग्राफी सारे पढ़ेंगे, नहीं। हमें क्या है, जब भी किसी एग्जाम्स को क्रैक करना होता है तो उसे क्या है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की जाती है, ना कि कुछ भी वो करने लगे, तैयार करने लगे। तो इसमें जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, या राजस्थान की केवल जियोग्राफी पढ़नी है। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू चिल्ड्रन, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 का, जिसमें क्या किया गया, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी शिक्षा दिलाया जाएगा। इसके बारे में इसके जो भी प्रोस्पेक्टिव्स, मेन हमारा क्या है, हम इसको लेके टारगेट करके पढ़ाई करेंगे। जो हमारे चैनल के थ्रू जो आपको दिया जाएगा कंटेंट, वो पेपर 2 को टारगेट करके। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट ड्राइंग, ड्राइंग सब्जेक्ट को लेके करेंगे हम। इसमें क्या क्या है, इसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी +2 लेवल की आएगा, फिर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट। हम इन तीनों में क्या है, जो भी हमारे आर्ट हैं उसको देखेंगे। इसके अलावा पीडियोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, क्या है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। ये जो है 3 घंटे का होगा। क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने, 150 क्वेश्चन। मार्क्स कितना होगा, 300 मार्क्स। कितना, 300 मार्क। और इसमें क्या है, नेगेटिव मार्क्स भी होता है, 1/3 नेगेटिव मार्क। अगर आपका गलत क्वेश्चन है तो 1/3 नेगेटिव होगा। ठीक, हमने पेपर का स्कीम को देखा, बट पूरे सिलेबस को नहीं देखा है। हम इसके पूरे पेपर 2 के पूरे सिलेबस को देखेंगे। तो आइए सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा इस चीज को किया गया है। ड्राइंग का देख रहे हैं हम, पेपर 2। अब पेपर 2 में क्या है, सबसे पहला है पार्ट 1, क्या था, सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। पहला हमारा है नॉलेज ऑफ आर्ट एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी कि कला और इसके, कला की जानकारी और इसका जो डेवलपमेंट हुआ, यानी इसके विकास के बारे में। अब इसमें कहां से हम, देखिए, एंशियंट लिटरेचर्स, जो हमारे आदिकाल के लिटरेचर यानी साहित्य हैं, कला पे और क्राफ्ट यानी कि शिल्प, इन पे, स्पेशली पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, यानी कि क्या है, चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में जिनमें दिखाया गया है। एलिमेंट ऑफ आर्ट यानी कला के तत्व, एंड प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन यानी संयोजन के सिद्धांत। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का मतलब हुआ कला के तत्व और संयोजन के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। 3 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल अप्रोच इन आर्ट,
3D और 2D। 3 डायमेंशनल में क्या आएगा, हमारा मूर्ति शिल्प आएगा, और 2 डायमेंशनल में हमारे क्या आएंगे, पेंटिंग्स आएंगे, यानी चित्रकला। ड्राइंग एंड रेंडरिंग इन आर्ट। ड्राइंग एंड रेंडरिंग इन आर्ट्स के बारे में कौन कौन सी तकनीकियां होती हैं। इसके अलावा फोक आर्ट, लोक कला, इसमें स्पेशली राजस्थान, यानी राजस्थान की तो स्पेशली उनको करना ही है। इसके अलावा भी अपन बाकियों को जो भी फेमस हैं उनको, जैसे राजस्थान में कौन सी फड़ है, कावड़ है, पॉपेट आर्ट है, टेराकोटा यानी कि मिट्टी का, मंदाना है। फिर मीडियम एंड टेक्निक ऑफ पेंटिंग, जैसे ऑयल पेंट होगा, जल रंग है, वाश टेक्निक्स हैं, एक्रेलिक है, टेम्परा है। फिर भित्ति चित्रण में फ्रेस्को, सेको, फ्रेस्को, ब्यूनो आते हैं। इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर ये क्या था, पार्ट 1 में नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न पीरियड। ये क्या थे, ये थे हमारे मिसलिनियस पार्ट था। बट ये क्या हो गया अब हमारा, जो चित्रकला को लेके जो चला है, इंडियन पेंटिंग यानी चित्रकला का प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक से लेकर मॉडर्न पीरियड, यानी आज के समय तक का प्री हिस्टोरिक आर्ट इसमें पूछा जाएगा। फिर बुद्धिस्ट, बौद्ध काल की कला, पाल कला, जैन जिसे अपभ्रंश कहते हैं या गुजरात शैली भी कहते हैं, मुगल शैली, दक्कनी शैली, राजस्थानी चित्रकला शैली, पहाड़ी, फिर कंपनी स्कूल, पटना कला भी जिसे बोला जाता है, कंपनी स्कूल यानी पटना कला। फिर और राजा रवि वर्मा जी के बारे में, जो कि हमारे पितामह कहे जाते हैं आधुनिक चित्रकला के। इसके बाद है इंडियन रिनेसां यानी भारतीय पुनर्जागरण कला। ये कहाँ से शुरू हुई, बंगाली स्कूल से शुरू हुई, अवनींद्रनाथ टैगोर जी के प्रयासों से और ईवी हैवल के प्रोत्साहन। ईवी हैवल जी ने अवनी बाबू को क्या बोला, प्रोत्साहित किया और उन्होंने इसको किया। तो बंगाल स्कूल को देखेंगे और इनके जो भी कलाकार हैं। इसके अलावा यामिनी राय और अमृता शेरगिल, ये भी इनके प्रभाव, इनके चित्रण में भी किसके प्रभाव हैं, बंगाल स्कूल के। इसके अलावा जो मॉडर्न आर्ट जो एरा है और इसके आर्टिस्ट हैं, जैसे कोलकाता ग्रुप के आर्टिस्ट, प्रोग्रेसिव PAG, प्रोग्रेसिव आर्ट, पैग भी जिन्हें बोलते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इनके चित्रकार हैं। ये कहाँ से, ये खासतौर से मुंबई से जुड़े रहे, ये जितने भी चित्रकार थे। शिल्पी चक्र ये दिल्ली में था, इसको देखेंगे। चोल मंडलम, केसीएस पनिकर जी ने इसको क्या स्थापना की थी, ये एक विलेज है चित्रकारों के लिए, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये क्या था हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल के। इसके अलावा जब हम ग्रेजुएशन लेवल में आएंगे तो ग्रेजुएशन लेवल में आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर यानी स्थापत्य और मूर्ति, क्या है, स्थापत्य और मूर्ति शिल्प, मूर्ति शिल्प के बारे में हम ग्रेजुएशन लेवल में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी मोहरें, मूर्तियां मिली हैं, जैसे कि वो है डांसिंग गर्ल वाला। इसके अलावा और सारी बहुत, आदिनाथ की है, पशुपति की मुहर प्राप्त है, इन सबको देखेंगे। इसके अलावा फिर आर्किटेक्ट है जैसे सांची, भरहूत, अमरावती, ये क्या है, तीनों स्तूप कला के लिए फेमस साइट्स हैं। फिर मथुरा, गंधार, मथुरा की मूर्ति कला गंधार मूर्ति कला शैली है। कार्ले और भज क्या है, गुफा चित्रण है यहाँ पे। इसके अलावा एलोरा गुफा है, अजंता एलिफेंटा की जो गुफा मंदिर है। फिर बादामी फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए। महाबलीपुरम में शैल मंडपम या फिर वो है रथ मंदिर है, जिसे शोर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। फिर उदयगिरी के हैं, देवगढ़ का है, इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध मंदिर जैसे कोणार्क का है, खजुराहो के मंदिर समूह है, मीनाक्षी मंदिर जो कि नायक वंश का है, द्रविड़ शैली का बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। इसके अलावा टेम्पल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ 5-6 साइट्स हैं जिनमें बहुत विस्तृत और अच्छे से बने हैं, जैसे सीकर का हर्षनाथ के हैं, किराडू के मंदिर समूह हैं बाड़मेर में,
ओसिया मंदिर समूह जोधपुर के, बड़ौली के, फिर दिलवाड़ा के माउंट आबू में है, फिर रनकपुर के हैं, पाली के रनकपुर में, जगत मंदिर है, आभानेरी के मंदिर हैं। इन सब मंदिर को भी हम देखेंगे। इसके बाद है प्रोमिनेंट आर्टिस्ट। प्रोमिनेंट यानी समकालीन। कौन कौन से? के हैबर जी, एन एस बेंद्रे, जे स्वामीनाथन, के जी सुब्रमण्यम, अकबर पदमसी, गणेश पाइने, तैयब मेहता, जोगिन चौधरी, जी आर गुलाम रसूल संतोष, रामेश्वर बरूता, विवान सुंदरम जी, अनुपम सूद, सोमनाथ होर, भूपेन खक्कर, ये लोग क्या है? समकालीन कलाकार हैं। इनके बारे में, ये क्या है? चित्रकार, आर्ट, ये चित्रकार। इसके बाद स्कल्पचर, ये क्या है? मूर्तिकार। कौन कौन से? देवी प्रसाद राय चौधरी, शंको चौधरी, धनराज भगत, राम किंकर बैज, चिंतामणि कार, फिर मृणालिनी मुखर्जी, गोपीचंद मिश्रा, उषा रानी हुजा, अर्जुन प्रजापति। इन लोगों के बारे में एक एक करके डिटेल में देखा जाएगा। फिर प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कुछ अलग फेमस आर्टिस्ट हैं, जिसमें राम गोपाल विजयवर्गीय जी, भवानी चंद्र गुई, भूर सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल, द्वारका प्रसाद शर्मा, सुरेश शर्मा, राम जायसवाल, ज्योति स्वरूप, ये लोग क्या है? जो कि राजस्थान की चित्रकला से, यानी राजस्थान में रह के, जैसे कि वो ये कृपाल सिंह शेखावत जी हैं, शेखावत शैली की इन्होंने वो की, कृपाल शैली की। ब्लू पोट्री के लिए भी जाने जाते हैं, बहुत ही इन्होंने ब्लू पोट्री को बढ़ाने में काम किया। ये क्या है? राजस्थान से कलाकार हैं। इन लोगों ने वनस्थली विद्यापीठ तथा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में अपनी शिक्षाएं दी थी। फिर पार्ट तीसरे में क्या आएगा हमारा? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि स्नातकोत्तर लेवल का। इसमें क्या है? इंडियन एस्थेटिक, ये क्या? रस थ्योरी, भारतीय सौंदर्य में रस थ्योरी, जिसमें कौन है? भरत मुनि और अभिनव गुप्त। भरत मुनि से लेके अभिनव गुप्त तक जिसने भी रस थ्योरीज दी, उनके बारे में। फिर वेस्टर्न आर्ट, यानी पश्चात्य में बाइजेंटाइन कला के बारे में देखेंगे। गोथिक, गोथिक क्या थी? स्थापत्य कला से। हाई रेनेसां काल के कुछ हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, सांजियो राफेल, इनके बारे में। इसके अलावा वेस्टर्न मॉडर्न आर्ट में, वेस्टर्न जो मॉडर्न आर्ट था, इसमें बहुत सारे वाद हुए। वाद यानी कि कला के अलग अलग थे, जिसमें इम्प्रेशनिज्म यानी प्रभाववाद। कौन कौन से? एल्बर्ट माने, क्लाउड मोने, एडगर देगा। फिर पोस्ट इंप्रेशन यानी उत्तर प्रभाववाद में विंसेंट वान गोग, पॉल गोगिन, पॉल क्रेजान। फिर ये क्या बोलते हैं इनको? सेजा, पूरा क्या पढ़ाता है? सेजा। फिर फाविज्म, इसमें हेनरी मातिस हैं। क्यूबिज्म, घनवाद, पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक। क्या है? जॉर्ज ब्राक। फिर एक्सप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म में एडवर्ड मंच, विस्ली और कांदिस्की। क्या है? कांदिस्की। इसके बाद दादावाद, दादिज्म जिसको बोलते हैं, दादावाज और सररियलिज्म। सररियलिज्म, ये क्या है? सररियलिज्म यानी अति यथार्थवाद, माइकल डूसा और सल्वाडोर डॉली। कौन है? माइकल डूसा और सल्वाडोर डॉली। फिर एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, इसमें पॉल क्ली, जॉन मीरो, जैक्सन पोलॉक। ये क्या है? जैक्सन पोलॉक को हम एक्शन आर्टिस्ट के रूप में भी जानते हैं, और एक्शन आर्टिस्ट के रूप में भी इन्होंने अपनी ख्याति, यानी इसको जनक ही मानते हैं। जैक्सन पोलॉक क्या है? एक्शन आर्टिस्ट के जनक हैं। इसके अलावा फिर हम पार्ट 4 हमारा आता है। इसमें पार्ट 4 में क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, पीडियोलॉजी, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। अब क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या है? कॉन्सेप्ट्स, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। फिर बिहेवियरल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। ये क्या है? जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये बच्चों के वाला नहीं है जो कि पीडियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। ये क्या है? थोड़े से बड़े, जो कि मतलब
12 यानी 11 और 12 में बच्चे आते हैं, उनके एज का है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, इसमें क्या क्या हो जाएगा। फिर पेडियोलॉजी एंड लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल हो गया। फिर टीचिंग मॉडल्स हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेंडर, इंफॉर्मेशन प्रोग्रेसिव, इंक्वायरी ट्रेनिंग, इन सब के बारे में हम देखेंगे। प्रिपरेशंस एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ड्यूरिंग टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी, इंटरनेट जो आईटीसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनको हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर की पार्ट्स क्या क्या हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, उससे क्या कौन कौन से सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम को अप्रोच। फिर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर के असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, इनके बारे में भी देखेंगे। तो ये क्या था, ये 2022 में जो एग्जाम्स हुआ था उसका ये डिटेल्ड क्या है, सिलेबस है, जिसके हिसाब से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। फिर जैसे ही कमीशन के द्वारा हमें डिटेल इसका मिलेगा, उसमें अगर कुछ सुधार करना होगा उसको सुधार करके हम फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए आप लोग, और अपने जो भी दोस्त हैं जो कि इस तैयारी से जुड़ना चाहते हैं उन्हें शेयर करें। ये बिल्कुल फ्री, इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल फ्री में एक तैयारी आपको कराई जाएगी और विस्तृत रूप से कराई जाएगी। आपको किसी भी और दूसरे मटेरियल्स की ज़रूरत शायद न पड़े, आपको किसी भी दूसरे मटेरियल की ज़रूरत, आपको हम 50 से ज़्यादा क्या है प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ करेंगे इसमें। हम इसको अपने 3 महीने के प्लान को 3 मंथ के प्लान में कन्वर्ट करेंगे, यानी 3 महीने में हम इसके थ्योरीज और इसके साथ साथ जो भी प्रैक्टिस है उनको। अब 3 महीने में हम मान लेते हैं मोटा मोटी कि हमारे होते तो 12 हैं, लेकिन हम 15 वीक का प्लान बनाए हैं। हमने क्या किया है, मैंने 15 वीक का प्लान बनाया है। इस 15 वीक में एक वीक में 4 क्लास, 4 क्लास इन अ वीक, एक वीक में 4 क्लास दी जाएंगी। 4 क्लास में क्या है कि पहले जो आपके 8 वीक होंगे, जो फर्स्ट 8 वीक है, इसमें आपको 3 क्या होगी, थ्योरीज की क्लास और एक प्रैक्टिस। जो भी थ्योरी हम करते जाएंगे उनकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो 3 क्या होगी, थ्योरी की और एक प्रैक्टिस, यानी कि टोटल हमने कितना 8 वीक में 8 प्रैक्टिस सेट कर लिया, 8 वीक में 8 प्रैक्टिस सेट। और लगभग हमें है कि 3 के हिसाब से अगर 24 रखें तो हमें 30 क्लास हमारे लिए सफिशियंट है। और एक क्लास अप्रोक्स 1 से 1 पॉइंट, ये 1 से 1.5 घंटे की एक क्लास होगी, क्या होगी, 1 से 1.5 घंटे। और प्रैक्टिस सेट क्या है, पूरे 150 क्वेश्चन का होगा। ये इसका कोई लिमिट नहीं, ये 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का या 2, जब तक हमारा पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर लेंगे तब तक की पूरी क्लास रहेगी ये। तो हम वीक में 4 दिन का क्लास शुरू करेंगे, इसमें 3 दिन थ्योरी, ये 8 वीक तक। इसके बाद फिर हम थ्योरी का देखेंगे कि क्या है, किस हिसाब से हमारी चल रही। अगर हमारी थ्योरी 75% तक कवर हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, अगले जो 7 वीक बचे हैं उसमें एक थ्योरी की क्लास और 3 प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेशन 3 रखेंगे। ये है क्या रहा हमारा 15 वीक का प्लान। इसके अलावा फिर हमारे क्या होंगे, थ्योरी लगभग क्या थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और थ्योरी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे आगे, प्रैक्टिस। इसके बाद एक अल्टरनेट डे पे, वीक में क्या है 3 दिन, वीक में 3 डेज क्लास आएंगी और तीनों क्या है, मंडे, फिर वेडनेसडे और फ्राइडे। 3 दिन और तीनों प्रैक्टिस की होंगी, क्या है फुल सेट होगा तीनों प्रैक्टिस की टिल एग्जामिनेशन। जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता है
तब तक ये क्लास चलती रहेगी और ये बिल्कुल फ्री है। ये क्या है, बिल्कुल फ्री। और जो भी एग्जामिनेशंस होंगे उनके जो भी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके जो पीडीएफ है हम आपको उसको भेज देंगे ताकि आप उसे घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में बेफिक्र लिखिए, हम उस पर विचार करेंगे और अगर वो करने लायक होगा तो उसके हिसाब से हम अपनी क्लासेस को और बाकी सब चीज को प्लान कर देंगे। तो चलिए, अगर आपको किसी भी तरह का इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें इस कमेंट में लिख दीजिएगा, उस चीज को देखा जाएगा। तो चलिए, इसके साथ ही समाप्त करते हैं और आप सभी को अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रूप से चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। ये अगर मैंने जैसे ये कहा कि मैं 3 क्लास क्या है, 3 क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा। क्या है, 1.5 से 2 घंटे अगर हम एक दिन की क्लास लेंगे तब जाके हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, चैप्टर्स कवर होंगे। और इसके बाद कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में उतना हमारा क्या है, परफेक्शन और सिलेक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।